नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द कॉमिक वर्ल्ड हिंदी में। मैरिनर का रहस्य, द सब मैरिनर। पेश है सब मैरिनर, गहराइयों का एक अनोखा मानव जो जमीन पर भी रहता है और समंदर में भी। वो आसमान में उड़ सकता है और उसमें हजारों पुरुषों की ताकत है, तेज सोच और फुर्तीला स्वभाव। लेकिन वो आया कहां से है और उसका मकसद क्या है? सॉल्वेज शिप एसएस रिकवरी का एक गोताखोर पानी से ऊपर आता है। डाइविंग प्लेटफॉर्म को ऊपर खींचकर जहाज के डेक पर लाया जाता है। नेल्सन डीकम्प्रेशन चैम्बर से बाहर निकलता है। वो थोड़ा परेशान और सोच में डूबा हुआ दिखता है। चीफ, आगे बढ़ते हुए नेल्सन, अब कैसा महसूस कर रहे हो? नीचे क्या मिला? नेल्सन, ठीक हूं चीफ, लेकिन थोड़ा हैरान हूं। उस डूबे हुए जहाज रेक के साथ कुछ तो गड़बड़ है। नेल्सन सिगरेट जलाता है। चीफ अपना पाइप पीते हुए उसकी बात ध्यान से सुनता है। नेल्सन, मुझे मुख्य सैलून में तिजोरी सेफ तो मिल गई, लेकिन ऐसा लगता है कि हमसे पहले ही वहां कोई पहुंच चुका था। तिजोरी पूरी तरह खाली है। चीफ, चौंकते हुए, क्या खाली? नेल्सन, हाँ चीफ, और यही नहीं, जिसने भी उसे लूटा है वो ज्यादा समय पहले नहीं आया था। मुझे डेक पर एक चाकू मिला और कमाल की बात यह है कि उस पर अभी तक जंग भी नहीं लगा था, यानी कोई अभी अभी वहां से गया है। समुद्र का वो हिस्सा जहां सन्नाटा भी खौफ पैदा करता है। जहाज के डेक पर कैप्टन अपनी पाइप सुलझाते हुए गहरी सोच में डूबे हैं। कैप्टन गंभीर आवाज में, ये सचमुच अजीब है नेल्सन। पिछले 3 सालों में इन पानी में किसी और मलबे की खोज करने वाले जहाज सैल्वेज शिप की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हम खुद यहां 1 हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं और हमें जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिला। नेल्सन, लेकिन कैप्टन, जो हमने देखा। कैप्टन बात काटते हुए, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे तुम्हें कार्ले के साथ एक बार फिर नीचे भेजना होगा। देखो कि तुम वहां से क्या सबूत जुटा सकते हो। शायद वो कुछ ऐसा छोड़ गए हों जिससे हम उनकी पहचान कर सकें। नेल्सन, ठीक है कैप्टन, कार्ले को आगे भेजिए, मैं बस 1 मिनट में अपनी तैयारी करके आता हूं। क्रू मेंबर जोर से चिल्लाते हुए कार्ले को नीचे उतारा जा रहा है। कैप्टन, कार्ले, सब ठीक है? जैसे ही तुम समुद्र की तलहटी पर पहुंचोगे मैं एसिटिलीन टॉर्च नीचे भेज दूंगा। और इस तरह कार्ले समुद्र की गहरी सतह के नीचे उतर जाता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह और नेल्सन जल्द ही किस भयानक और अजीब मंजर के गवाह बनने वाले हैं। समुद्र की तलहटी पर, जहां रोशनी भी दम तोड़ देती है, दोनों गोताखोर रेडियो टेलीफोन के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। चारों तरफ डूबे हुए जहाज का मलबा और तैरती मछलियां हैं। कार्ले रेडियो पर हैरान और कांपती आवाज में, सुनो रॉड, क्या तुमने उस डूबे हुए जहाज का ये साइड हैच दरवाजा खुला छोड़ा था, या फिर ये मलबे के दबाव से खुद खुल गया है? नेल्सन, रॉड, रेडियो पर डरते हुए, नहीं कार्ले, जब मैं पिछली बार नीचे आया था तब ये पूरी तरह बंद था। यहां कुछ बहुत ही अजीब और डरावना चल रहा है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। भारी आवाज में रेडियो के जरिए, चलो रॉड, अंदर चलते हैं, अपनी लाइट चालू करो, शायद हमें इसकी जरूरत पड़े। रॉड अचानक हैरान होते हुए, हे भगवान, कार्ले, वो क्या है? वहां देखो। कार्ले, एक तैरने वाला इंसान। रॉड, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? रॉड, ऐसा नहीं हो सकता। इस गहरे पानी के दबाव में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन देखो, वो गायब हो गया। वो तैर रहा था। वो मरा हुआ नहीं हो सकता। कार्ले, चलो उसके पीछे चलते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन वो तैरने वाला रहस्यमयी जीव उन्हें चकमा दे देता है। अपने शक्तिशाली हाथों के लंबे स्ट्रोक्स के साथ वो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है और डूबे हुए जहाज के डेक पर पहुंच जाता है। यहां वो बड़ी सावधानी से अपने आसपास देखता है। उसे गोताखोरों के केबल्स दिखाई देते हैं जो पानी की सतह तक जा रहे हैं। तैरने वाला, द स्विमर, मन में सोचते हुए गूंजती हुई आवाज, वो रोबोट्स, वो इंसान नहीं हो सकते। वो पूरी तरह मैकेनिकल हैं और कितने भारी भरकम है। हालांकि उनका आकार इंसानों जैसा है और वो यकीनन मछलियां तो नहीं है। मुझे हैरत हो रही है, उनमें से एक के पास आग उगलने वाला कोई हथियार, टॉर्च भी था। बेहतर होगा कि मैं यहां से निकल जाऊं। तैरने वाला, द स्विमर, तारों को देखते हुए, ये जरूर इनके कंट्रोल वायर्स, नियंत्रण तार होंगे। मैं इन्हें इस तरह फिक्स कर देता हूं ताकि ये मेरा पीछा न कर सकें। और फिर अपने चाकू के 5 तेज वार के साथ वो रहस्यमयी तैराक उन गोताखोरों के एयर होस, हवा की नली, टेलीफोन केबल्स और एसिटिलीन टॉर्च के ट्यूब को काट देता है। आध गहराइयों में, जहां रोशनी भी दम तोड़ देती है, वहां 2 गोताखोर, कार्ल और नेल्सन, एक भयानक सच का सामना कर रहे थे। गोताखोर एक, घबराते हुए, हे भगवान, हमारी हवा की पाइपें कट गई हैं। कॉलिंग सरफेस, क्या कोई सुन रहा है? कोई जवाब नहीं।
टेलीफोन के तार कट चुके थे। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया था। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उन्होंने तुरंत अपने हेलमेट के एयर वॉल्व बंद कर दिए ताकि बची हुई हवा अंदर ही कैद रहे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। सबमैरिनर। वो दरवाजे को चीरता हुआ अंदर घुसता है और सीधे गोताखोरों पर हमला कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत से एक गोताखोर पर वार करता है, उसका चाकू छूट जाता है। फिर वो दूसरे गोताखोर के भारी हेलमेट को अपने फौलादी हाथों से दबोचता है और उसे बेरहमी से कुचल देता है। ऊपर जहाज रिकवरी के डेक पर पानी की सतह पर उठते अजीब बुलबुले कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। मेट जहाज का अफसर माइनस रेडियो पर चिल्लाते हुए, नेल्सन। कार्ल, मेरी आवाज आ रही है? नेल्सन, कोई जवाब नहीं, सारे तार बेकार हो चुके हैं। कैप्टन गंभीर आवाज में, एंडरसन, तुरंत अपना डाइविंग सूट पहनो, तुम्हें नीचे जाना होगा। अपने साथ लाइफलाइन, एक चाकू और टॉर्च ले लो और जल्दी करो। एंडरसन सैनिक की तरह, जी जनाब, अभी जाता हूं। कैप्टन, ठीक है बोसन, इसे तुरंत नीचे पानी में उतारो। और कुछ ही पलों में एंडरसन समंदर की उस खौफनाक गहराई में था जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचते ही एंडरसन के होश उड़ गए। सामने कार्ल और नेल्सन के कुचले हुए बेजान शरीर पड़े थे और वहीं अंधेरे में छुपा हुआ सबमैरिनर चुपचाप ये सब देख रहा था। एंडरसन मन में बुरी तरह डरते हुए, नहीं, ये कोई हादसा नहीं है, यहां कोई और है, मुझे तुरंत ऊपर जाना होगा। डर के मारे बिना डीकम्प्रेशन की परवाह किए एंडरसन ने तेजी से लाइफलाइन पकड़ी और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ भागने लगा। वो जानता था कि इतनी तेजी से ऊपर जाने पर उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन नीचे रुकने का मतलब था यमराज से आमना सामना। डीकम्प्रेसर चैम्बर में एंडरसन हांफते हुए अपनी रिपोर्ट देता है और जहाज के मेट तुरंत आदेश जारी करते हैं, सभी लोग जहाज को आगे बढ़ाने की तैयारी करो। कैप्टन कड़क आवाज में, हमें इसकी रिपोर्ट कोस्ट गार्ड को देनी होगी। पीटर्स, लंगर की चरखी संभालो। समुद्र की अगाध गहराइयों से सबमैरिनर देखता है कि जैसे ही लंगर उठाया जा रहा है, जहाज के शक्तिशाली प्रोपेलर पानी को चीरते हुए घूमने लगे हैं और फिर एक बुलेट की रफ्तार से वो ऊपर की ओर लपकता है। अलौकिक महामानवीय शक्ति के साथ वो जहाज के रडर पतवार को दबोच लेता है। उसे दाईं ओर जोर से घुमाते हुए वो अपने नंगे हाथों से दाहिनी तरफ के प्रोपेलर को जाम कर देता है। कैप्टन, दाहिनी तरफ का प्रोपेलर जाम हो गया है सर। कैप्टन चौंकते हुए, क्या? ये क्या बकवास है? नाविक स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से घुमाते हुए घबराकर, हे भगवान सर, रडर की चरखी काम नहीं कर रही है, जहाज हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इस अज्ञात खराबी को ठीक करने में असमर्थ होकर कैप्टन इंजनों को तुरंत बंद करने का आदेश देता है, लेकिन एक रहस्यमयी ताकत के कारण जहाज थमता नहीं बल्कि तेजी से तटीय चट्टानों की तरफ बढ़ने लगता है। पूरे जहाज के क्रू में हड़कंप मच जाता है। अपनी अकल्पनीय असीम ताकत के साथ सबमैरिनर उस बदकिस्मत जहाज को एक ऐसा भयानक और जोरदार धक्का देता है कि रिकवरी नाम का वो विशाल जहाज सीधे जाकर तीखी चट्टानों से टकरा जाता है। असीम शक्ति के गर्व से भरा सबमैरिनर पानी की गहराइयों में डूबे उस जहाज के मलबे की ओर वापस गोता लगाता है। उन गोताखोरों के शरीरों को अपनी बाहों में समेटे वो अपने पंखदार पैरों की मदद से रॉकेट की गति से गहरे पानी में उतरता चला जाता है। तभी एक सुनसान गुफा में उसका सामना एक विशालकाय दरवाजे से होता है जो केवल उसके आदेश पर खुलता है। नेमोर, कड़कती आवाज में, डोम्मा, खुल जाओ। वो एक चर्च जैसे विशाल और भव्य कक्ष में प्रवेश करता है। वहां हॉल के दूसरे छोर पर एक ऊंचे सिंहासन पर सुंदर वस्त्र पहने हुए पवित्र गुरु विराजमान हैं जो नेमोर को संबोधित करते हैं। पवित्र गुरु गंभीर और रहस्यमयी आवाज में, आओ नेमोर, हमारे भाग्यशाली पुत्र, आज तुम हमारे लिए उपहार में क्या अनोखी चीज लेकर आए हो? नेमोर आदरपूर्वक लेकिन गर्व से, हे पवित्र गुरु, मैं सच सच नहीं कह सकता, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए। जब ये लोग इंसानों के उस लावारिस जहाज को लूट रहे थे तब मैंने अचानक हमला करके इन्हें बंदी बना लिया। वे एक तैरते हुए जहाज से आए थे जिसे मैंने अपनी अपार शक्ति से तबाह कर दिया है। मैं इन्हें आपको सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसन्न होंगे। पवित्र गुरु हैरानी और गुस्से के मिले जुले स्वर में, महान शार्क की कसम नेमोर, तुम इन्हें किस तरह का इनाम कह रहे हो? इनके इन अजीब से मुखौटों को खोलो, जरा हम भी देखें कि ये किस मिट्टी के बने हैं। बेहद सावधानी के साथ उन गोताखोरों के हेलमेटों को घुमाकर ऊपर उठाया जाता है और तभी नेमोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नेमोर चौंकते हुए गहरी सांस लेकर, नेपच्यून की पवित्र माँ, ये तो धरती के इंसान हैं। तभी नेमोर की माँ मुस्कुराते हुए उसके पास आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। नेमोर की माँ गर्व और प्रतिशोध से भरी आवाज में, बहुत बहुत बधाई मेरे बेटे, हमारे प्रतिशोध के युद्ध में तुमने एक बेहतरीन शुरुआत की है। नेमोर अचंभित होकर, माँ,
आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सख्त और आदेशात्मक लहजे में काराल, मैं तुम्हें आदेश देती हूं, इन जीवों को सुखाकर पत्थर बना दो। इन्हें हमारे शाही कक्ष में इस तरह सजाओ कि हमारी प्रजा इन्हें देखकर हमेशा याद रखे कि दुश्मनों का क्या अंजाम होता है। काराल, झुकते हुए वफादारी से जो आज्ञा महारानी, आपकी इच्छा तुरंत पूरी होगी। बेटा, जिज्ञासु और उलझन भरी आवाज में, लेकिन माँ, मुझे समझ नहीं आता, ये धरती के लोग इतने बुरे क्यों हैं? क्या मेरे पिता खुद एक इंसान, एक धरती के आदमी नहीं थे? महारानी, एक ठंडी आह भरते हुए, हाँ मेरे बेटे, वो एक बेहतरीन इंसान थे, लेकिन उनकी प्रजा, वे बहुत क्रूर थे। उन्होंने दक्षिणी ध्रुव के गहरे पानी में स्थित हमारे प्राचीन घर पर हमला किया, हमारी पूरी नस्ल को खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया था। मैं तुम्हारे पिता से साल 1920 में मिली थी, जब साल 1920 अमेरिका से ओरेकल नाम का एक विशाल जहाज वैज्ञानिक खोज के लिए निकला। इस अभियान के कप्तान थे लियोनार्ड मैकेंजी। उन्होंने हमारे शहर के ठीक ऊपर बर्फ की तैरती हुई चट्टानों पर अपना ठिकाना बनाया। महारानी, दुखी और गुस्से में उसके बाद के हफ्तों में उन्होंने हमें अपने खतरनाक विस्फोटकों से तड़पाया। हमारे महलों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। हमारे पति, पत्नियां, माताएं और यहां तक कि मासूम बच्चे भी झुंड के झुंड मारे गए। महारानी, वो गोरे इंसान अपनी तथाकथित वैज्ञानिक खोज के नाम पर हमारा वजूद मिटा रहे थे। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो हमारे बुजुर्गों ने एक सेना तैयार करने का आदेश दिया, और मुझे, जो दिखने में सबसे ज्यादा इंसानी महिलाओं जैसी थी, एक जासूस के रूप में चुना गया। बुजुर्ग शासक, गूंजती आवाज में फेन, सील्स की खूबसूरत देवी, तुम्हें उन सफेद राक्षसों के बीच अपना रास्ता बनाना होगा। अपनी खूबसूरती और चतुराई से उन्हें अपने जाल में फंसाओ, ताकि हमारी प्रजाति को फायदा हो सके। जाओ फेन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यहां से निकलो। जहाज के निचले हिस्से में मुख्य मस्तूल के पीछे ठंड से ठिठुरती हुई सिमटकर बैठ गई थी। तभी उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। नाविक, अचानक चिल्लाते हुए, हे भगवान, जहाज पर कोई अनजाना छुपा हुआ है। कैप्टन, जल्दी यहां आइए। वो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं या वहां क्यों आई थी। उन्होंने मुझे अपनी ही प्रजाति का समझा और तुरंत अपने कमांडर के पास ले गए। कमांडर एक भला इंसान था। उसने सोचा कि इस बर्फीले मौसम में मेरे कपड़े बहुत कम हैं। उन्होंने मुझे भारी भरकम कपड़े पहना दिए, जिससे मेरा दम घुटने लगा था। फिर उन्होंने मुझे अपना खाना दिया। वो क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन उसे खाते ही मैं बहुत बीमार हो गई। कमांडर को मुझ पर दया आ गई और मेरी भाषा न समझने के बावजूद वो अपनी बातों से मुझे दिलासा देने की कोशिश करने लगा। बहुत ही कम समय में हम पक्के दोस्त बन गए और मैं उनकी अजीब भाषा सीखने लगी। लेकिन वे कभी ये नहीं समझ पाए कि मैं इतने बर्फीले पानी में इतनी देर तक कैसे तैर लेती हूँ। बेशक मुझे अक्सर पानी में जाना पड़ता था, क्योंकि हम सब मरीनर्स, समुद्री लोग, बिना पानी के लगातार 5 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, और हम में से कई तो इतने समय भी नहीं टिक पाते। समय बीतने के साथ कमांडर और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया। हमने उनकी रीति रिवाजों से शादी कर ली। लेकिन इस सब के दौरान मैं अपने लोगों को गुपचुप तरीके से इंसानों की गुप्त जानकारियां भी भेज रही थी, क्योंकि हमारे लोग डरे हुए थे। अटलांटिस का सैनिक, डरी हुई आवाज में, राजकुमारी, हम नहीं जीत सकते, वे बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी ताकत बहुत बड़ी है। और वे वाकई बहुत शक्तिशाली निकले, क्योंकि जैसे ही हमारी सेना ने पहले जवाबी हमले के लिए मोर्चा संभाला, ऊपर से एक भयानक बमबारी हुई। उस हमले ने हमारे सब कुछ तबाह कर दिया। हम में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचे। माँ, अब सीधे अपने बेटे से बात करते हुए भावुक और दृढ़ आवाज में, और इसलिए मेरे बेटे नेमोर, उस वक्त हमारे साथ हुई इस बेरहमी का बदला लेने के लिए एक नई सेना तैयार करने में हमें पूरे 20 साल लग गए। अब चूंकि तुम हम में से अकेले ऐसे हो जो जमीन पर भी रह सकते हो और पानी में भी, जो हवा में उड़ भी सकते हो, और जिसमें 1000 इंसानों जितनी ताकत है, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध में हमारा नेतृत्व करो। तुमने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन तुम्हें रणनीति और बहुत सावधानी से काम लेना होगा। जाओ मेरे बेटे, उन श्वेत इंसानों की धरती पर जाओ, और इस तरह प्रतिशोध की आग में तपा बेटा नेमोर दुनिया के इंसानों का सामना करने के लिए निकल पड़ा है, एक ऐसे युद्ध की ओर जो जीवन और मृत्यु का फैसला करेगा। में नेमोर अपनी चचेरी बहन युवा डोरमा से मिलता है। वो उसे अपने मिशन और अपनी प्रस्तावित यात्रा के बारे में बताता है। डोरमा उत्सुकता से, ओ नेमोर, ये कितना अद्भुत है, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। नेमोर, ये बहुत खतरनाक होगा डोरमा, लेकिन तुम मेरे साथ आधे रास्ते तक आ सकती हो। चलो, अब हमें जल्दी करनी होगी। डोरमा, लेकिन नेमोर, क्या हमें अपने साथ कुछ उपकरण इक्विपमेंट नहीं ले जाने चाहिए? यह तय करते हुए कि भारी उपकरण केवल उनकी गति को धीमा करेंगे, वे बिना किसी सामान के हल्के होकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पूरे कबीले की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वे अपने अंडरवाटर कैसल, पानी के भीतर के महल को पीछे छोड़ देते हैं।
बिजली की गति से 2 दिनों तक यात्रा करने के बाद वे आराम करने के लिए रुकते हैं और सभ्यता के पहले संकेत को देखते ही पानी की सतह पर आते हैं। नेमोर पानी से सिर बाहर निकालते हुए, डोरमा, ये जरूर केप एना लाइट हाउस है। इसे देखकर मुझे एक विचार आया है, हम अपना अभियान यहीं से शुरू कर सकते हैं। तुम देखो, अगर हम इस लाइट हाउस को नष्ट कर देते हैं तो इससे कई जहाज़ों को खतरा होगा और शायद वे नष्ट हो जाएंगे। ये हमारा पहला कदम होगा। नेमोर फुसफुसाते हुए, हमें नहीं पता कि लाइट हाउस के अंदर कितने लोग हैं, इसलिए हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। जैसे ही गार्ड दरवाज़ा खोलेगा मैं उस पर झपट पड़ूंगा और नियंत्रण कक्ष कंट्रोल्स को नष्ट करने के लिए अंदर भागूंगा। अगर कोई और आए तो मुझे आवाज़ लगा देना। अचानक दरवाजे के पीछे से भारी कदमों की आवाज़। नेमोर चौंकते हुए दबी आवाज़ में, बिल्कुल शांत रहो, मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। चौंकते हुए, अरे कौन हो तुम? ओह, लड़की घबराकर चिल्लाते हुए, नेमोर जल्दी करो, हमें मदद चाहिए, इस मशीन को रोको। नेमोर हांफते और गुस्सा होते हुए, फिक्र मत करो, मैं इसे अभी तबाह करता हूं। गार्ड गुस्से में बड़बड़ाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमसे बचकर नहीं भाग सकते। लड़की हांफते हुए, छोड़ो मुझे, जाने दो। नेमोर दूर से दहाड़ते हुए, उसे हाथ भी मत लगाना। गार्ड हैरान और डरे हुए, क्या ये आसमान से कौन आ रहा है? लड़की अचानक दूर आसमान की तरफ इशारा करते हुए डर से कांपती आवाज में, नेमोर देखो, ऊपर देखो। नेमोर गंभीर आवाज में, ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। नेमोर ने लड़की को तो बचा लिया था, लेकिन लाइट हाउस की खिड़की से एक नई मुसीबत उनकी तरफ निशाना साध रही थी। क्या सबमरीनर इस जानलेवा हमले से बच पाएगा? फुर्ती से नेमोर लाइट हाउस की खिड़की की तरफ छलांग लगाता है। गार्ड खिड़की से देखते हुए चौंक कर, अरे नहीं मेरे दोस्त, तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं भाग सकते। नेमोर बिना किसी रहम के गार्ड पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। गार्ड दर्द से चीख उठता है। गार्ड दर्द से कराहते हुए, आ नहीं, बचाओ। डोरमा घबराकर चिल्लाते हुए, नेमोर तुम ये क्या कर रहे हो? नेमोर ऊपर से चिल्लाते हुए, संभालो डोरमा, वो नीचे आ रहा है। नेमोर हांफते हुए डोरमा का हाथ खींचते हुए, जल्दी करो डोरमा, हमें सबसे ऊपर पहुंचना होगा। हम इस बीकन लाइट हाउस की मुख्य रोशनी को तबाह कर देंगे और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल भागेंगे। डोरमा चारों तरफ देखते हुए घबराहट में, जल्दी करो नेमोर, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हैरानी से चिल्लाते हुए, अरे कौन है ये लोग और ये कहां से आ गए? सैनिक एक बंदूक तानते हुए, मुझे नहीं पता चीफ, लेकिन इन्होंने लाइट हाउस की बत्ती के साथ छेड़छाड़ करके भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। नेमोर उत्साह से आसमान की तरफ इशारा करते हुए, डोरमा देखो, हमारी आज़ादी का रास्ता, जब वो विमान और पास आएगा हम सीधे उसकी तरफ छलांग लगा देंगे। कसकर पकड़ लो मुझे। एक तीर की रफ्तार से नेमोर के पंख वाले पैर उन्हें सीधे उस उड़ते हुए विमान की तरफ ले जाते हैं। नेमोर हवा के दबाव में चिल्लाते हुए, चुपचाप और जल्दी करो, हमें सबसे पहले इस पायलट से निपटना होगा। नेमोर हवा में उछलते हैं और सीधे पायलट पर झपट पड़ते हैं। वो उड़ता हुआ सैनिक नेमोर की अलौकिक ताकत के सामने टिक नहीं पाता। नेमोर करारे मुक्के की आवाज के साथ, -ट्वैक, हा, जाओ, हवा की सैर करो। पायलट चीखते हुए, आ। एक जोरदार प्रहार के साथ नेमोर उस पायलट को सीधे आसमान से नीचे फेंक देते हैं। नेमोर, डोरमा, मुझे अब तुम्हें यहीं छोड़ना होगा। इस विमान को कहीं सुरक्षित क्रैश कर दो और तैरकर वापस घर समुद्र लौट जाओ। मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगा। डोरमा सहमति में सिर हिलाते हुए, अपना ख्याल रखना नेमोर। और इस तरह नेमोर एक बार फिर महासागर की गहराइयों में समा जाते हैं, श्वेत पुरुषों के खिलाफ अपने अभियान में आगे के रोमांचक कारनामों की ओर बढ़ते हुए। कॉमिक्स की दुनिया के ऐसे ही धमाकेदार और एक्साइटेड एक्सप्लेनेशंस के लिए जल्दी से द कॉमिक वर्ल्ड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सुपर हीरो परिवार का हिस्सा बनने के लिए उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो।